गुड इवनिंग एवरीवन। पीसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में, जो आज आप लोगों के लिए लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। सीटेट के लिए जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं सीटीपी का जो आपका लेसन 8 जो आपका है, अध्याय 8 का जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू को इस वीडियो में देखेंगे। जो आपका सीटीपी का जो चैप्टर आपका है, चैप्टर नंबर 8, जो इस वीडियो में हम लोग इसका कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू को इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चैप्टर 8 में आपका है बुद्धि का स्वरूप, विशेषताएं, सिद्धांत एवं बुद्धि परीक्षाएं। तो आपका ये जो लेसन आपका है, बुद्धि का स्वरूप, विशेषताएं, सिद्धांत एवं बुद्धि परीक्षाएं, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं नेचर ऑफ इंटेलिजेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, थ्योरीज एंड इंटेलिजेंस टेस्ट। तो ये जो आपका इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन होगा, एमसीक्यू होगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसको आज इस वीडियो में देखेंगे। और आपका यह जो भी अभ्यर्थीगण सीटेट जो आपका अगस्त 2023 के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो आपका 20 अगस्त को इसका अटेंटिव डेट दिया गया है सीटेट के द्वारा, तो उसके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल होगा, क्योंकि आज हम लोग चैप्टर वाइज में वीडियो में से ये आपका आठवां वीडियो है, क्योंकि इससे पहले 7 वीडियो को चैप्टर वाइज सीटीपी का एमसीक्यू को हम लोग अपलोड कर चुके हैं इस चैनल पर। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे लेसन 8 का कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही लिया गया है, और सभी प्रश्न क्या महत्वपूर्ण है, और सीटेट का एग्ज़ाम या फिर अन्य जो स्टेट एग्जाम होता है उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इस लेसन का। तो बच्चे की बुद्धि लब्धि जो है आपका 90 से 110 के मध्य जो है वो आपका किस तरह का बच्चे का होता है। ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सामान्य बुद्धि। क्या हो जाएगा? सामान्य बुद्धि। जिस बच्चे का बुद्धि लब्धि आईक्यू जो है आपका क्या है, 190 से 110 तक के बीच में जो होता है वो बच्चा क्या कहलाता है? तो आपका सामान्य बुद्धि। क्या कहलाता है? सामान्य बुद्धि। क्योंकि 90 से 110 के मध्य के जो बालक होता है उसका आईक्यू जो होता है वो आपका सामान्य बुद्धि होता है। तो इस तरह से ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो आपका 140 से जो अधिक होता है वो क्या होता है? प्रतिभाशाली बालक कहलाता है। जिसका आईक्यू आपका 140 से अधिक होता है उसको प्रतिभाशाली बालक कहते हैं, जिसको जीनियस बोलते हैं। और आपका 120 और 140 के बीच का जो बुद्धि लब्धि होता है, आईक्यू होता है, वो अति श्रेष्ठ बुद्धि होता है, वेरी सुपीरियर होता है। और आपका 110 से 120 तक के वो श्रेष्ठ बुद्धि होता है, जो सुपीरियर होता है। और 90 और 110 के बीच के जो बालक होता है वो सामान्य बुद्धि होता है, एवरेज स्टूडेंट होता है, जो कि आपका सामान्य बुद्धि होगा। तो इस तरह से आपका यह आईक्यू का जो मेजरमेंट जो किया है, तो उसमें उसका वर्गीकरण किया है टर्मन के द्वारा। बुद्धि लब्धि का जो क्लासिफिकेशन जो हुआ है वो किस मनोवैज्ञानिक ने किया है? तो टर्मन। किसने? टर्मन ने ही यह बुद्धि लब्धि का जो वर्गीकरण जो कराया, वो कि किस आईक्यू का बच्चा को क्या बोलेंगे, तो यह टर्मन के द्वारा ही यह चीज़ दिया गया है। तो टर्मन ने ही बताया कि 90 और 110 के बीच के जो बुद्धि लब्धि का जो बालक होता है उसको सामान्य बुद्धि कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है? बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। तो इस परीक्षण में जो कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं, तो किसको किया गया है? तो आपका लोगों के स्थान पर जानवरों को। ऑप्शन नंबर क्या है? 20 का सही हो जाएगा। 2 का बी हो जाएगा। बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है, डिजाइन किया गया है। तो इस परीक्षण में जो कार्ड में प्रतिस्थापित जो किया गया है वो किसको किया गया? लोगों के स्थान पर जानवरों को। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है? बुद्धि लब्धि का जो जन्मदाता बुद्धि लब्धि आईक्यू जो है आपका बुद्धि लब्धि, इसको हिंदी में बोलते हैं इंटेलिजेंस क्वोशेंट का जो मेजरमेंट के लिए जो जन्मदाता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ आईक्यू। फादर ऑफ आईक्यू मतलब बुद्धि लब्धि की मापन के जन्मदाता या फिर उसके जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अस्टर्न को। बुद्धि लब्धि का मापन के जन्मदाता कौन है? अस्टर्न। ऑप्शन नंबर ए। अस्टर्न एक क्या है?
मनोवैज्ञानिक है जिसने बुद्धिलब्धि मापन के वो शुरुआत किया, और उसका जो वर्गीकरण किसने किया, तो टरमन ने। किसने किया? टरमन। तो ये सबको याद रखना है। टरमन आपका क्या है? टरमन किसके लिए जाना जाता है? बुद्धिलब्धि का जो वर्गीकरण जो श्रेय जो जाता है किसको जाता है? टरमन को। और आपका बुद्धिलब्धि का जो जन्मदाता है, बुद्धिलब्धि का जो जन्मदाता है वो किसको कहा जाता है? अस्टर्न को। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बुद्धिलब्धि का मापन, बुद्धिलब्धि मापन के जन्मदाता कौन है? अस्टर्न। और बुद्धिलब्धि का वर्गीकरण किसने किया? तो टरमन। चलिए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न का है, प्रभावीकृत परीक्षण क्यों कराए जाते हैं? प्रभावीकृत परीक्षण क्यों कराए जाते हैं? तो आपका जो है आपका प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। 4 का बी हो जाएगा। प्रभावीकृत परीक्षण क्यों कराए जाते हैं? तो प्रभावीकृत परीक्षण कराए जाते हैं प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए, और आप जानते हैं कि प्रतिभाशाली बालक का जो IQ होता है, बुद्धिलब्धि होता है, 140 से अधिक होता है। प्रतिभाशाली जीनियस बालक जो होता है, जीनियस जो होता है वो प्रतिभाशाली बालक का जो बुद्धिलब्धि कितना होता है? 140 से अधिक। चलिए, अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? यह बुद्धिलब्धि से संबंधित आपका क्वेश्चन है। एक बच्चे की मानसिक आयु क्या है? वो आपका 12 वर्ष है, और वास्तविक आयु कितना है? 10 वर्ष। तो उसकी बुद्धिलब्धि क्या होगी? देखिए, यहाँ पे क्या पूछा? IQ। तो आप जानते हैं कि बुद्धिलब्धि बराबर क्या होता है? मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुना 100। तो IQ जो होता है आपका, यहाँ पे एक सूत्र होता है IQ, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, जिसको हिंदी में बोलते हैं बुद्धिलब्धि। तो ये क्या होता है? मेंटल एज। MA मतलब क्या? मेंटल एज। तो जो आपका जो मेंटल एज बटा क्रोनिकल एज CA, इसको रियल एज भी बोलते हैं, गुना 100। ये आपका क्या हो गया? सूत्र हो गया। IQ निकालने का सूत्र हो गया। IQ निकालने का सूत्र क्या हो गया? IQ बराबर क्या होगा? मेंटल एज MA, मेंटल एज बटा क्रोनिकल एज CA, क्रोनिकल एज, या फिर इसको रियल एज भी बोलते हैं। तो यह गुना 100, ये आपका क्या हो गया? IQ निकालने का सूत्र। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? मानसिक आयु, मेंटल एज दिया आपका कितना? 12। कितना दिया है? 12। देखिए, क्रोनिकल एज को हम लोग रियल एज भी बोलते हैं, RA। क्या बोलते हैं? रियल एज। और यह MA तो हो गया मेंटल एज। तो यहाँ पर आप मान रखिएगा तो आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इसको हम फिर से इरेज करके बना दे रहे हैं। देखिए, तो क्या हो जाएगा? IQ का सूत्र क्या हो गया? मेंटल एज बटा क्रोनिकल एज, इसको आप रियल एज भी बोल सकते हैं, इसको रियल एज भी बोलते हैं गुना 100। ये आपका क्या हो गया? IQ निकालने का सूत्र। तो मेंटल एज कितना दिया आपका? 12, और रियल एज कितना दिया है? 10 गुना 100। तो आप 10 से ये क्या है? 0 से इसको कैंसिल कर दिए, कितना हो गया? 12 गुना 10 हो गया 120। तो 120 इसका क्या हो गया? आंसर हो गया 120। IQ कितना निकल गया? 120 निकल गया IQ। ऑप्शन नंबर C इसका सही हो जाएगा। तो ये जो आपका जो क्वेश्चन था कि एक बच्चे की मानसिक आयु, मेंटल एज आपका 12 वर्ष है, और वास्तविक आयु, रियल एज आपका 10 वर्ष है, तो बुद्धिलब्धि क्या होगा? तो IQ बराबर सूत्र होता है, बुद्धिलब्धि बराबर सूत्र होता है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुना 100। IQ बराबर MA बटा CA, या फिर उसको RA भी लिख सकते हैं, रियल एज बोलो या क्रोनिकल एज, गुना 100। ये आपका सूत्र होता है, उसको मान रखेंगे तो आंसर आ जाएगा 120। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 120। कितना निकल गया? इसका बुद्धिलब्धि कितना हो गया? 120। 12 गुना 10 क्या होगा? 120। तो इसका बुद्धिलब्धि कितना हो गया? 120। और आप सभी जानते हैं कि 120 से 140 तक का जो IQ होता है उस बच्चा को अति श्रेष्ठ बुद्धि बोलते हैं, वेरी सुपीरियर बोलते हैं। यहाँ पे IQ लेवल 120 है इस बच्चे का। ऑप्शन नंबर क्या है? C इसका सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है? यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है और वास्तविक आयु कितना? 4 वर्ष, तो उस बच्चे का IQ क्या होगा? फिर आपका नेक्स्ट ऐसे ही क्वेश्चन है जो रिपीट हो गया, इस तरह क्वेश्चन है। चलिए, IQ बराबर सूत्र क्या होता है? MA, मेंटल एज बटा रियल एज। रियल एज लिखो या क्रोनिकल एज लिखो, आप दोनों भी लिख सकते हैं, इसको CA भी लिख सकते हैं। क्रोनिकल एज गुना कितना? 100। ये आपका सूत्र है IQ निकालने का। तो यहाँ पर मान रखेंगे तो क्या करेंगे? मान रखते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा? मेंटल एज कितना है आपका? 5 है, 5, और वास्तविक आयु कितना है? 4 गुना कितना? 100। तो 100 को 4 से कटा देंगे, 25 बार में कटेगा, और 25 को 5 से गुना करें तो हो जाएगा आपका 125। तो इस बच्चा का IQ कितना निकल गया? 125। तो ऑप्शन नंबर किसमें है?
तो ऑप्शन नंबर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर क्या इसमें ए में। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, 6 का क्या हो जाएगा ए। तो बस सिंपल है, सूत्र याद रखना है। तो सूत्र आपका क्या है, IQ बराबर सूत्र क्या होता है, MA मेंटल एज बटा क्रॉनिकल एज, या फिर इसको आप रियल एज भी बोल सकते हैं, इसको आप रियल एज भी बोल सकते हैं, RA भी बोल सकते हैं, गुना 100। ये आपका क्या हो गया IQ का फार्मूला हो गया, और इसमें आप मान रख दीजिएगा, आपका निकल जाएगा IQ। चलिए, तो इस तरह से आपका 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 7, बुद्धि लब्धांक जो IQ होता है वो सामान्यतः डैश के रूप में शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, बुद्धि लब्धांक सामान्यतः उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित। ऑप्शन नंबर क्या है डी, इसका सही हो जाएगा उच्च। क्या हो जाएगा उच्च। बुद्धि लब्धांक सामान्यतः उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या है डी, इसका सही हो जाएगा। बुद्धि लब्धांक सामान्यतः उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, एक जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को निर्धन परिवार द्वारा। तो 1 वर्ष बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है। देखिए, यह प्रश्न क्या है, बहुत ही अच्छा है। एक जुड़वा भाइयों में से एक को आर्थिक रूप से जो है वो आपका है धनाढ्य परिवार, मतलब धनी परिवार के द्वारा उसको गोद लिया गया, और दूसरे बालक को जो है वो निर्धन परिवार के द्वारा गोद लिया गया। तो 1 वर्ष बाद उनके बुद्धि लब्धांक जो है IQ जो है उसमें इसके बारे में जब अवलोकन किया गया, ऑब्जर्वेशन किया गया, तो सर्वाधिक संभावना क्या देखने को मिलेगा। तो इसका जो संभावना होगा, सर्वाधिक संभावना, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है। तो सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करते, यानी आपका गरीब हो या अमीर हो, उसमें IQ पर कोई प्रभाव नहीं होता है। यानी IQ लेवल जो होता है वो गरीब और अमीर से प्रभावित नहीं होता है। तो आपका सामाजिक आर्थिक स्तर पर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, चाहे वो गरीब बच्चा हो या अमीर बच्चा हो, उसमें IQ का जो ये है IQ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या है, 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु कितना होगा। देखिए, 16 वर्षीय बालक जो है वो बुद्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु कितना होगा। तो इसका जो आंसर होगा आपका क्या होगा, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, इसका सही हो जाएगा 12 वर्ष। तो आपका जो 9 का बी हो जाएगा। अब देखिए इसमें कैसे होगा, तो इसका अभी आपको फार्मूला बताए थे, IQ बराबर फार्मूला क्या बताए थे, मेंटल एज बटा क्रॉनिकल एज, जिसको रियल एज बोलते हैं, गुना 100। ये सूत्र पे आपका ये निकल जाएगा। फिर से इसको लिख के बता रहे हैं। देखिए, यहाँ पर एक सूत्र बताए थे कि आपका IQ बराबर क्या है, मेंटल एज बटा क्रॉनिकल एज, जिसको वास्तविक आयु बोलते हैं, रियल एज बोलते हैं, गुना क्या 100। तो यहाँ पे आपको मेंटल एज आपका मानसिक आयु निकालना है, मेंटल एज, और आपका रियल एज आपका दिया है 16। तो IQ तो आपका दिया है 75 है। तो यहाँ पर मान रखिएगा मेंटल एज तो निकालना है, तो बटा क्या है, रियल एज आपका 16 है, गुना 100। तो इस तरह से हम 4 का टेबल में कटाएंगे, कितना हो गया, 4 हो गया। इधर 4 का टेबल में 25, 100 कटेगा 25 बार में। तो आपका यहाँ पे मेंटल एज जो निकलेगा, आपका मेंटल एज जो निकलेगा, और यहाँ 25 से काट देंगे कितना बार में, 25 से काट देंगे 75 3 बार में, और इधर 4 तिया क्या हो जाएगा, MA बराबर कितना, 4 तिया 12। 4 को 30 से गुना करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 12 आ जाएगा। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आप उसमें मान रखिएगा, आंसर आ जाएगा। आप करके दिखा भी दिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, मानसिक आयु मेंटल एज हो जाएगा 12। आपका बस फार्मूला है, इसमें मान रखिएगा IQ बराबर जो फार्मूला होता है MA बटा रियल एज, जिसको क्रॉनिकल एज बोलते हैं, गुना 100। और इसमें आप मान रखिएगा IQ मान दिया है 75 और
रियल एज आपका 16 है, जो कि मेंटल एज आपको निकालना है। तो इस तरह से 12 निकल जाएगा, मान रखिएगा सूत्र में। चलिए, तो 9 का बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की जो योग्यता है वो क्या कहलाती है? तो उसको प्राकृतिक बुद्धि कहते हैं, नेचुरल इंटेलिजेंस। ऑप्शन नंबर बी क्या कहते हैं, क्या कहलाती है? प्राकृतिक बुद्धि। बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है और बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम लोग जो है वह मंदबुद्धि होते हैं। तो इस कथन जो कथन है वह यह किसके प्रति स्थापित सिद्धांतों पर आधारित है? जो आपका सीटेट 2012 में यह पूछा हुआ है। तो इसका जो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा? बुद्धि के वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 11 का बी। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि औसत होती है और बहुत कम लोग ही क्या हुआ प्रतिभा संपन्न होते हैं। तो और बहुत कम व्यक्ति मंदबुद्धि के होते हैं। तो इस यह कथन जो है वो बुद्धि के वितरण के प्रति स्थापित सिद्धांतों पर आधारित है। तो ऑप्शन में क्या है? बी। 11 का क्या हो जाएगा? बी। आंसर हो जाएगा बी। देखिए, प्रतिभाशाली जो बालक के लिए का बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होता है। प्रतिभाशाली बालक के लिए इसका जो IQ कितना होता है? 140 से अधिक होता है। और आपका जो औसत बालक जो होता है, जो औसत, जो जिसको आप क्या बोल सकते हैं, जो सामान्य बोल सकते हैं, औसत, एवरेज, ये क्या होता है? एवरेज बालक जो होता है वो औसत बुद्धि वाला जो बालक होता है वो 190 ये देखिए 140 किसका होता है? 140 IQ किसका होता है? 140 से जो ऊपर होता है उसको वो क्या कहलाता है? जीनियस बालक कहलाता है, प्रतिभाशाली बालक, प्रतिभाशाली बच्चा। ठीक है। और आपका जो सामान्य बुद्धि जो होता है, एवरेज जो होता है वो औसत जो होता है, औसत बुद्धि वाला वो कितना होता है? 90 और 110 IQ वाला जो बालक होता है वो औसत बालक होता है, एवरेज होता है। और जो आपका मंद जो होता है वो मंद बुद्धि वाला बालक जो क्या होता है वो 80 से 90 के बीच में, 80 से 90 के बीच में जो IQ होता है वो बालक क्या कहलाता है? मंद बुद्धि, डलनेस। क्या कहलाता है? डलनेस। तो 140 से ऊपर के बालक प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं, जिसका बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर हो। और 90 और 110 के बीच का जो IQ होता है वो आपका सामान्य बालक कहलाता है। क्या कहलाता है? सामान्य बालक कहलाता है। और आपका 80 और 90 के बीच में जो होता है वो मंद बुद्धि वाला बालक कहलाता है। ये आपका क्या है? IQ लेवल है जो कि आपका बुद्धि लब्धि का जो वर्गीकरण जो किया गया है वो टर्मन के द्वारा किया गया है। ये वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक है आपका टर्मन। चलिए, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अब क्वेश्चन नंबर 12 का है बुद्धि लब्धांक, ये जिसको बुद्धि लब्धि बोलते हैं, IQ। बुद्धि लब्धि के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को डैश है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को भी वह क्या है? खाली जगह में आपको दो खाली जगह को भरना है। तो इसका जो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, घटाता और दूसरा प्रभावित नहीं करता है। तो बुद्धि लब्धांक जो आपका जो बुद्धि लब्धांक जो होता है, IQ जो बुद्धि लब्धि बोलते हैं, IQ इंटेलिजेंस क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को घटाता है। स्वगरिमा को क्या करता है? घटाता है। और उनके शैक्षणिक निष्पादन को क्या करता है? प्रभावित नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, घटाता है और प्रभावित नहीं करता है। बुद्धि लब्धि के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को
घटाता है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा 12 का। चलिए अगला प्रश्न आपका है 13 नंबर क्वेश्चन आपका है। 13 नंबर क्वेश्चन आपका रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसिज परीक्षण। रेवन का जो प्रोग्रेसिव मैट्रिसिज परीक्षण डैश का परीक्षण उदाहरण है। तो इस किसका उदाहरण है? तो इसका जो आंसर होगा आपका हो जाएगा संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक। ऑप्शन नंबर बी रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसिज परीक्षण संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक परीक्षण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर क्या है? 13 का बी सही हो जाएगा संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक। चलिए तो 13 का आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है 14 नंबर क्वेश्चन आपका है डैश के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। स्टेनबर्ग जो आपका बुद्धि लब्धि का जो मापन का जो जन्मदाता है वो क्या है? स्टेन। तो आपका यहाँ पर बोल रहा है कि डैश के अतिरिक्त, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा? सामाजिक। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा सामाजिक के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया। देखिए स्टेनबर्ग ने ही वह त्रितंत्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो त्रितंत्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्टेनबर्ग। तो बोल रहा है सामाजिक के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा सामाजिक। चलिए अगला प्रश्न क्या है हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि लब्ध सिद्धांत। हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत वो किस पर बल देता है? तो हार्वर्ड गार्डनर का जो बुद्धि का सिद्धांत है वो किस पर बल देता है, किस ओर बल देता है? तो इसका जो आंसर होगा प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा 15 का। हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धि का जो सिद्धांत है वह प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। ये आपका सीटेट 2013 में पूछा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। किसका बुद्धि सिद्धांत? हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत। चलिए अगला प्रश्न आपका है जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पारा घटक और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है, तो वह क्या है? तो ये जो आपका ये क्या स्टेनबर्ग का जो बुद्धिमत्ता का जो त्रितंत्र सिद्धांत है वो तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्टेनबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। ऑप्शन नंबर डी 16 का डी हो जाएगा। जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पारा घटक और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले जो विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है, तो वह क्या है? स्टेनबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 आपका है निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? देखिए बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना कौन सा है? इसमें से विकल्प आपका कौन सा जो है बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? तो उसका आंसर जो हो जाएगा 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? वो सी। यह क्या है आपका बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है। बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आपका क्या बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचनाएं हैं। चलिए तो 17 का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 18। ये आपका जो फिगर देख पा रहे हैं छायांकित क्षेत्र सामान्य वितरण में उन विद्यार्थियों को प्रदर्शित करता है जो ये किस में आता है, जैसे उच्च प्रेरणा, उच्च सृजनात्मकता या फिर उच्च बौद्धिकता। तो इसका जो ऑप्शन आपका है तो इसका आंसर हो जाएगा 18 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये जो आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपका
3 सिग्मा के बाद ऑप्शन हो जाएगा 3 सिग्मा के बाद ऑप्शन नंबर ए 18 का ए। चलिए अगला प्रश्न आपका है भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है, तो इसका आंसर होगा आपका क्या होगा, भाटिया बैटरी का प्रयोग जो है किस परीक्षण के लिए किया जाता है, तो बुद्धि परीक्षण। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा 19 का बी। भाटिया बैटरी का प्रयोग जो है वो बुद्धि परीक्षण हेतु किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि क्या है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि क्या है, तो आपका मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि क्या है आपका ए और बी दोनों, मतलब सीखने की क्षमता है और अमूर्त चिंतन की योग्यता। तो ए और बी दोनों क्या है सही हो जाएगा। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी का मतलब ए भी सही हो जाएगा और बी भी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सीखने की क्षमता भी है मनोवैज्ञानिक बुद्धि क्या है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि क्या है, सीखने की क्षमता है, और दूसरा अमूर्त चिंतन की योग्यता। अमूर्त चिंतन की योग्यता, बुद्धि क्या है, सीखने की क्षमता और अमूर्त चिंतन की योग्यता। तो इस तरह से इसका आंसर होगा जिसका डी। चलिए अगला प्रश्न आपका है 21 नंबर क्वेश्चन आपका है बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है, यह क्या सही है। बुद्धि लब्धि जो होता है IQ, उसके संबंध में क्या अनुसार सत्य कथन है, तो इसका जो आंसर होगा आपका कालानुक्रमिक क्या है, ऑप्शन नंबर सी। यह क्या आपका बुद्धि लब्धि के संबंध में यह क्या है कथन सत्य है। कलानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित है। कलानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित है, यह आपका क्या बुद्धि लब्धि से संबंधित कथन है। तो ऑप्शन नंबर क्या है वो सी क्या है सत्य कथन है। बुद्धि लब्धि से संबंधित जो कथन है कलानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित है। चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22 नंबर क्वेश्चन आपका है बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया। बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया, तो इसका आंसर होगा आपका कैटेल। ठीक है, बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया, कैटेल। और बुद्धि लब्धि का जो वर्गीकरण किसने किया, टर्मन। बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण किसने किया, टर्मन। और बुद्धि जो लब्धि का जो मापन का जन्मदाता कौन है, तो अस्टन। कौन है, अस्टन। तो ये सब चीज़ को आपको याद रखना, ये जो मनोवैज्ञानिक है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 22 का ए कैटेल। बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया, कैटेल ने। और बुद्धि लब्धि मापन का जन्मदाता किसे कहा था, अस्टन को। बुद्धि लब्धि मापन का जन्मदाता किसे कहा था, अस्टन को। और बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया, कैटेल ने। और बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण किसने किया, टर्मन ने। तो यह सभी मनोविज्ञान को याद रखना है। चलिए तो इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए 22 का क्या हो जाएगा ए। अगला प्रश्न आपका है 23 नंबर क्वेश्चन आपका है एक शिक्षिका का भावनात्मक बुद्धि लब्धि ऊंचा है, तो इसका तात्पर्य है। देखिए एक शिक्षिका का भावनात्मक बुद्धि लब्धि जो है वह ऊंचा है, IQ क्या हुआ इमोशनली उसका हाई है IQ, तो इसका तात्पर्य क्या है। तो ये जो आपका तो शिक्षिका का जो भावनात्मक बुद्धि लब्धि क्या है, ऊंचा है, तो इसका तात्पर्य क्या है, तो वह संतुलित व्यवहार रखती है। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा डी इसका सही हो जाएगा, वह संतुलित व्यवहार रखती है। एक शिक्षिका का भावनात्मक बुद्धि लब्धि ऊंचा है, तो इसका तात्पर्य है कि वह संतुलित व्यवहार रखती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 23 का डी। चलिए अगला प्रश्न आपका है 24 नंबर क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंध नहीं है, आपको जो बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है उसको आपको बताना है, जो आलोचनात्मक दृष्टिकोण से। तो इसका जो उत्तर होगा आपका 24 का क्या हो जाएगा वी। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है वी। ये आपका क्या है, ये आपका ये संबंधित नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी एक ही क्षेत्र में अपना
विशिष्टता प्रदर्शित करता है, यह गलत है। तो यहाँ पे आपको गलत ही बताना है। जो बहुविध सिद्धांत से संबंध नहीं है, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो स्टेटमेंट नहीं है, तो क्या है ऑप्शन नंबर बी। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हुए क्या है बहुविध सिद्धांत से संबंधित नहीं है। बाकी क्या है संबंधित जो है वो आपका क्या है विभिन्न बुद्धियाँ भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करते ही आपका बहुविध सिद्धांत से संबंधित स्टेटमेंट है। इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है, तो यह शोधाधारित नहीं है। तो इस तरह का आपका यह सब क्या बहुविध सिद्धांत से संबंधित आलोचनात्मक दृष्टिकोण है, जो कि आपका कौन नहीं है। तो कौन नहीं है प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते, ये आपका यह संबंध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, 24 का बी। चलिए अगला प्रश्न आपका है 25 नंबर क्वेश्चन आपका है बहुविध सिद्धांत का वैध नहीं माना जाता है। बहुविध सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता है क्योंकि देखिए बहुविध सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता है क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बहुविध सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता है क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, 25 का। चलिए अगला प्रश्न क्या है 11 वर्षीय बच्चे ने स्टैनफोर्ड विनय बुद्धि मापनी में 130 अंक पाए। तो मान लीजिए कि एक समान वक्त में म्यू का मान 100 है और सिग्मा का मान कितना है 15। म्यू कितना है 100 और आपका म्यू कितना है आपका 100 और इधर आपका सिग्मा आपका है 15। तो इस तरह से उन 11 वर्षीय बच्चों के जो प्रतिशत की गणना जिनसे इस बच्चे ने बेहतर अंक पाए तो कितना परसेंट हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 26 का ए 98%। कितना हो जाएगा 98%। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा 98%। चलिए अगला प्रश्न क्या है 27 नंबर क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण हार्वर्ड गार्डनर के बहुविध सिद्धांत का समर्थन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण हार्वर्ड गार्डनर के बहुविध सिद्धांत का समर्थन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 27 का ये हो जाएगा मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यताओं को प्रभावित करती है न कि संपूर्ण को। मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यताओं को प्रभावित करती है न कि संपूर्ण को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा 27 का ये हो जाएगा। निरीक्षण हार्वर्ड जो निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हार्वर्ड गार्डनर के बहुविध सिद्धांत का समर्थन करता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है। तो ऑप्शन नंबर नो की संपूर्ण को। ऑप्शन नंबर ए इसका 27 का सही हो जाएगा। चले अगला प्रश्न आपका है 28 नंबर क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि के संबंध नहीं है। निम्नलिखित में से जो आपका निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंध नहीं है। तो इसका आंसर होगा 28 का क्या हो जाएगा सी भावनाओं की आलोचना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंध नहीं है। तो क्या है भावनाओं की आलोचना। ऑप्शन नंबर सी 28 का क्या हो जाएगा सी भावनाओं की आलोचना। चलिए अगला प्रश्न क्या है बाल अंतर्बोध जिसको एप्रेप्शन कहते हैं। बाल अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया। बाल अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया। तो ये आपका वेलक ने। ऑप्शन बी ये मनोवैज्ञानिक है जिसका नाम है वेलक। तो बाल अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया। तो वेलक ने। तो ये सभी मनोवैज्ञानिक को याद रखेंगे वेलक स्टर्न फिर आपका क्या था टर्मन। तो ये सबको आपको याद रखना है। तो बाल अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया। तो वेलक ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा 29 का भी। चलिए अगला प्रश्न क्या है
30 नंबर क्वेश्चन आपका कितना है? 30 नंबर क्वेश्चन आपका है विने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। विने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है तो किसका क्या जाता है? तो विने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है विशिष्ट बुद्धि का। विशिष्ट बुद्धि का ऑप्शन बी, विशिष्ट बुद्धि का परीक्षण किया जाता है जो आपका विने साइमन परीक्षण द्वारा विशिष्ट बुद्धि का मापन किया जाता है। विने साइमन परीक्षण द्वारा विशिष्ट बुद्धि मापन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या है? मापन किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न क्या है? पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? तो इसका आंसर होगा आपका सामाजिक अनुभव। ऑप्शन बी हो जाएगा सामाजिक अनुभव। हाँ, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? तो सामाजिक अनुभव। चलिए अगला प्रश्न क्या है? इनमें से कौन सा त्रितंत्र सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? त्रितंत्र सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है तो कौन नहीं है? तो इसका आंसर होगा आपका केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? त्रितंत्र सिद्धांत जो आपका में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है तो केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। क्या हो जाएगा? त्रितंत्र सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है तो केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। चलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। और त्रितंत्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो का त्रितंत्र सिद्धांत जो आपका एक सिद्धांत है उसको प्रतिपादित किसने किया? तो त्रितंत्र सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया हुआ वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक का नाम क्या है? तो आपका इसका नाम है आपका ये जो त्रितंत्र सिद्धांत जो है आपका ये स्टेनबर्ग के द्वारा यह प्रतिपादन किया गया। मनोवैज्ञानिक ये स्टेनबर्ग ने ही वह त्रितंत्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो इस तरह से पूछ सकता है त्रितंत्र सिद्धांत का जो प्रतिपादन जो किस मनोवैज्ञानिक ने किया? तो वो आपका आंसर हो जाएगा स्टेनबर्ग। तो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन अलग है, लेकिन यहाँ त्रितंत्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो स्टेनबर्ग। तो आपको इसको याद रखना है। चलिए इस प्रश्न का बी आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है? 33 नंबर, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्न में से किस तरह प्रवृत्त होगा? तो इसका आंसर होगा आपका अंतर्निहित संभावित दंड। ऑप्शन डी। कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा अंतर्निहित संभावित दंड। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? तो इसका जो आंसर होगा आपका बच्चों के बारे में जो कथन है जो कि आपका बच्चों के बारे में जो कथन जो है आपका वाइगोत्स्की सहमत होते हैं। बच्चों के बारे में जो निम्नलिखित कथनों से जैसे किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। ऑप्शन डी। वाइगोत्स्की जो बच्चों के बारे में जो कथन है उनमें से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? तो आपका बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। इस कथन से वह वाइगोत्स्की क्या है वो सहमत होते हैं जो बच्चों के बारे में कथन है। चलिए तो ऑप्शन नंबर डी इसका 34 का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने की बोर्ड पर स्वयं द्वारा किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। तो कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में जो बुद्धि का स्तर जो हुआ किस तरह का है? जिसका आंसर हो जाएगा संगीतमय। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। तो कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में संगीतमय बुद्धि उच्च स्तरीय थी। ऑप्शन नंबर 20 का 35 का सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न का
36 नंबर क्वेश्चन, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक सही है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 36 का क्या हो जाएगा? बी। बुद्धि के बारे में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बुद्धि बहुआयामी है, इंटेलिजेंस क्या है? मल्टी डायमेंशनल है, बुद्धि बहुआयामी है और इनमें कई पहलू निहित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न, बुद्धि है, बुद्धि है, बुद्धि क्या है? बुद्धि है, तो बुद्धि क्या है? का सामर्थ्यों का एक समुच्चय। ऑप्शन नंबर क्या है? ए सही हो जाएगा। बुद्धि क्या है? बुद्धि सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। बुद्धि क्या है? सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। बुद्धि क्या है? सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। बुद्धि सामर्थ्यों का एक समुच्चय। चलिए अगला प्रश्न क्या है? यहाँ पर देखिए ये आपका मिलाने वाला है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार, देखिए बहुबुद्धि सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? हार्वर्ड गार्डनर। बहुबुद्धि सिद्धांत आपका हार्वर्ड गार्डनर और आपका त्रिस्तरीय सिद्धांत आपका बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रतिपादन किसने किया? हार्वर्ड गार्डनर। किसने? हार्वर्ड गार्डनर। और त्रितंत्र सिद्धांत एस्टेनबर्ग। चलिए तो यहाँ पे आपको मिलाना है संगीतात्मक, भाषिक, ये सब आपका है। तो इसका आंसर होगा 38 का क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। 38 का डी सही हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर होगा आपका 1 का 4 मतलब हो गया आपका संगीतात्मक, जो आपका क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा आपका ये वाला हो जाएगा वायलिन वादक। और भाषिक क्या हो जाएगा? भाषिक क्या हो जाएगा? 2 आपका कवि। भाषिक का क्या हो जाएगा? कवि। और तीसरा आपका क्या है? सी का 1 हो जाएगा आपका अंतर्व्यक्तिक, जो आपका क्या हो जाएगा? अंतर्व्यक्तिक क्या हो जाएगा? चिकित्सक हो जाएगा। और डी का 5 हो जाएगा। डी का 5 का मतलब क्या होगा? स्थानिक का क्या हो जाएगा? मूर्तिकार। तो इस तरह सबका ये मिलाना है। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आपको याद रखना है कि संगीतात्मक क्या है? तो आपका वायलिन वादक है। भाषिक क्या है? तो आपका कवि है। फिर अंतर्व्यक्तिक क्या हो जाएगा? तो चिकित्सक हो जाएगा। और स्थानिक क्या हो जाएगा? मूर्तिकार। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 38 का। चलिए अब 39 नंबर क्वेश्चन आपका है। 39 नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका 39 का बी, तार्किक विधि का जो है वह प्रयोग नहीं किया जाता है। तार्किक विधि का उपयोग नहीं किया जाता है स्मृति के मापन के लिए। स्मृति के मापन के लिए तार्किक विधि का प्रयोग नहीं किया जाता, जबकि प्रत्याहन विधि, पहचान विधि और पुनः सीखना विधि यह क्या है? स्मृति का उपयोग स्मृति के मापन के लिए उपयोग किया जाता है। तो तार्किक विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है स्मृति के मापन के लिए। चलिए अगला प्रश्न क्या है? बुद्धिलब्धि संप्रदाय विकसित किया किसने किया? तो इसका रीड। ऑप्शन ए रीड, यह आपका मनोवैज्ञानिक है। बुद्धिलब्धि का संप्रदाय विकसित किसने किया? तो रीड ने। ऑप्शन नंबर बी, बुद्धिलब्धि संप्रदाय का विकसित किसने किया? तो रीड ने। ऑप्शन नंबर बी। चलिए टर्मन ने बुद्धिलब्धि का वर्गीकरण किया। और इसका विकसित किसने किया? बुद्धिलब्धि संप्रदाय का, तो रीड। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न क्या है? सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो किसने किया? तो इसका आंसर होगा आपका स्पीयरमैन ने। ऑप्शन नंबर बी, स्पीयरमैन। सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो स्पीयरमैन ने। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा स्पीयरमैन। चलिए अगला प्रश्न क्या है? जिन बालकों की बुद्धिलब्धि डैश है और साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित श्रेणी में रखते हैं, तो वह क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर होगा आपका 70 से कम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा 70 से कम। जिन बालकों की बुद्धिलब्धि 70 से कम है, तो साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में आता है, क्योंकि वह 70 से जो कम होता है वह तो किस में रखा गया है? 70 से जो कम होता है वो, देखिए इस बालक का बुद्धिलब्धि क्या है? 70 से कम है, तो साधारणतः उन्हें जो है वह मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि 70 से जो कम होता है
70 से कम वो निश्चित रूप से क्या होता है, वो निश्चित हीन बुद्धि वालक के कैटेगरी में होता है। जो वो डिफाइनाइट फीबल माइंडेडनेस होता है, यानी वो निश्चित क्षीण बुद्धि होता है। 70 से कम जो होता है वो क्या होता है, मानसिक निश्चित क्षीण बुद्धि के बालक होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम है तो साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखा जाता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, स्पीयरमैन जो 1904 के अनुसार तर्क की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है। तो स्पीयरमैन के अनुसार तर्क की क्षमता और समस्या समाधान की जो क्षमता है वो क्या कहलाता है, तो इसका आंसर होगा आपका 43 का वी हो जाएगा, जी कारक। ऑप्शन बी जी कारक। स्पीयरमैन के अनुसार तर्क की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता जी कारक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी 43 का बी। चलिए अगला प्रश्न क्या है, 44 नंबर क्वेश्चन, एक बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है और शारीरिक जो आयु है वो 10 वर्ष है, तो उसका बुद्धिलब्धि क्या हो जाएगा, उसका बुद्धिलब्धि क्या हो जाएगा, उसका बुद्धिलब्धि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका 120। क्या हो जाएगा 120। एक बालक की मानसिक आयु 12 है और शारीरिक आयु क्या है 10 वर्ष है, तो बुद्धिलब्धि क्या हो जाएगा 120। ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि बुद्धिलब्धि का सूत्र होता है आपका इंटेलिजेंस क्वेश्चन IQ बराबर क्या होता है, मेंटल एज बटा क्रॉनिकल एज गुना आपका 100। तो देखिए मेंटल एज आपका कितना है, मेंटल एज आपका 12 है और क्रॉनिकल एज कितना है 10, तो गुना कितना 100। तो आप 100 को 10 से कटा देंगे कितना होगा 10, 10 गुना 12 120। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, क्योंकि मानसिक जो इसका जो सूत्र होता है आपका क्या बोलते हैं बुद्धिलब्धि का, बुद्धिलब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुना 100। तो इसमें मान रखेंगे तो आंसर हो जाएगा 120। चलिए तो अगला प्रश्न आपका है 45 नंबर क्वेश्चन, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादक थे, तो कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थॉर्नडाइक। ऑप्शन नंबर सी। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक थे थॉर्नडाइक, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक थे थॉर्नडाइक। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न क्या है, गार्डनर ने 7 अभियोक्ताओं का अभिमान निर्धारित किया है, गार्डनर ने 7 अभियोक्ताओं का अभिमान निर्धारित किया है, तो इनमें से कौन सा सत्य नहीं है, कौन सा सही नहीं है, तो इसका आंसर होगा भावनात्मक अभियोक्ता। ऑप्शन बी। गार्डनर ने 7 अभियोक्ताओं का अभिमान गार्डनर ने 7 अभियोक्ताओं का अधिमान निर्धारित किया है, इनमें से कौन सा नहीं है, तो आंसर हो जाएगा बी 46 का बी भावनात्मक अभियोक्ता, भावनात्मक अभियोक्ता। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न आपका है 47 नंबर क्वेश्चन आपका है, अभियोक्ता के संबंध में सही क्या है, अभियोक्ता के संबंध में कौन सा कथन सही है, इसका आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा उपयुक्त सभी। यानी समायोजन करने की क्षमता का नाम अभियोक्ता है, यह भी सही है। सीखने की क्षमता का नाम अभियोक्ता, यह भी सही है। संक्षिप्त तार्किकता जो होता है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की क्षमता का नाम भी अभियोक्ता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा उपयुक्त सभी। अभियोक्ताओं के संबंध में सही कथन क्या है, यह सभी, इनमें से सभी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न आपका 48 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा गतिक कौशल का उदाहरण, गतिक कौशल का उदाहरण क्या है, लिखना, चढ़ना, फुदकना या फिर दौड़ना। तो गतिक कौशल का जो उदाहरण है आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, गतिक कौशल का उदाहरण क्या है, ऑप्शन नंबर ए 48 का ए। जो हाथ से जो कार्य किया जाता है उसको गतिक कौशल बोलते हैं, यानी सूक्ष्म कौशल भी उसको बोलते हैं, जिसको मोटर सेंसरी स्किल बोलते हैं। और आपका जो पैर से जो किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, तो आपका तो गतिक कौशल का उदाहरण कौन है, लिखना, जो उसको सूक्ष्म कौशल भी बोलते हैं। चलिए तो अरे जो पैर से होता है उसको स्थूल कौशल बोलते हैं, स्थूल कौशल जो आपका पैर से होता है, फुदकना, चढ़ना, दौड़ना, ये सभी क्या है स्थूल कौशल है। और आपका गतिक कौशल क्या है, जिसको सूक्ष्म कौशल बोलते हैं, तो लिखना, जो हाथ से किया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। लिखना क्या है गतिक कौशल है, इसको सूक्ष्म कौशल कहते हैं। चलिए और आपका बाकी जो चढ़ना, फुदकना, दौड़ना, यह क्या है स्थूल कौशल है। चलिए तो अगला प्रश्न आपका तो 48 का ए हो जाएगा लिखना। अगला प्रश्न आपका है 49 नंबर क्वेश्चन आपका है 49 नंबर क्वेश्चन, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, चिंतन की यह परिभाषा किसने दी, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, चिंतन की यह परिभाषा किसने दी, तो इसका आंसर होगा रॉस। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रॉस।
चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन की यह परिभाषा किसने दी? तो रॉस, ऑप्शन बी, रॉस के द्वारा यह परिभाषा दिया गया है। रॉस ने ही यह परिभाषा दिया, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चलिए, तो अगला प्रश्न आपका अरिस्टेट का ये लास्ट, ये जो टॉपिक चल रहा, ये जो टॉपिक है आपका ये जो टॉपिक आप देख रहे थे, जो कि आपका टॉपिक का नाम है CDP का जो आपका 8वां लेसन जो आपका है, उसी का ये आज इस वीडियो में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को देखा, जो प्रीवियस ईयर से ही सभी क्वेश्चन को लिया गया था। तो बुद्धि का स्वरूप, विशेषताएं, सिद्धांत एवं बुद्धि परीक्षाएं, बुद्धि का स्वरूप, विशेषताएं, सिद्धांत एवं बुद्धि परीक्षाएं, ये सभी जो टॉपिक है, इन सभी इस टॉपिक का जो जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न था इस वीडियो में हम लोगों ने शामिल किया, जो प्रीवियस ईयर से ही सभी प्रश्न को लिया गया था। इसका ये लास्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा आप सारे चिंतन, ऑप्शन नंबर सी। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? तो अपसारी चिंतन से, ऑप्शन नंबर सी। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? तो अपसारी चिंतन से। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोगों ने जो आपका 50 MCQ क्वेश्चन को कवर किया, देखा, जो आपका टोटली क्या है CTET या फिर अन्य टेट का एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही लिया गया है। और यह CTET का जो सिलेबस में जो CDP है, उस CDP का जो 8वां लेसन जो टॉपिक है, उसी टॉपिक को इस वीडियो में कवर किया गया। बुद्धि का स्वरूप, विशेषता, सिद्धांत एवं बुद्धिलब्धि परीक्षाएं, इस सब टॉपिक से 50 क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोगों ने देखा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो साबित होगा CTET के एग्जाम में। तो इस वीडियो में इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो और भी टॉपिक को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।